हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और ये क्लास जो है वो मैथ को लेकर होने वाली है। जैसा कि मैंने टाइटल लिख रखा है, बीजगणितीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लेकर। यहाँ पर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताते हुए मैं आपको 9th से संबंधित कुछ विशेष जानकारियां देने वाली हूँ, क्योंकि केवीएस का जो पेपर है वो अभी भी ब्लैंक है, यानी अभी भी वो बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ, यानी कि वो एग्जामिनेशन अभी भी आने वाले समय में 3 तारीख को रखा गया है। तो उससे संबंधित जानकारी है, क्योंकि बच्चों को अलजेब्रा को लेकर बहुत ढेर सारी क्यूरीज होती है और उनको ये लगता है कि अलजेब्रा मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है और इसको हल कर पाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको फॉर्मुलेशन बताने वाली हूँ और इसके साथ ही आपको ये दिखाऊंगी कि किसी भी सम्स को आप बहुत ही इजिली जो है वो हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर इस तरह के सवाल को कैसे लगाना है, किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से समझना है, इसके लिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे अब चलते हैं इससे संबंधित कुछ चीजों को, किस विशेष जानकारियों को जानने के तौर पर कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंतर्गत किस तरह की राशियां आती हैं। अगर हम पहले बात करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, यानी दो तरह की राशियों का इस्तेमाल किया जाता है। और पहली राशि जो होती है वो होती है आपकी वेरिएबल वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। देखिए, मैं फिर से एक बार आपको बता के चल रही हूँ, ये रिवीजन क्लासेस है, तो रिवीजन क्लासेस में मैं बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता पाऊंगी। अगर आप इन सभी बेसिक कॉन्सेप्ट को 1 बाय 1 या फिर कंसेक्यूटिव या सिस्टमेटिकली सीखना और समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी जानकारी आपको कंटिन्यूटी के साथ मिलती रहे। अगर आप 9th जो है वो इस बार पेपर देने वाले हो, उसके बाद आप 10th में जाओगे, तब भी ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए उतनी ही महत्वता रखता है जितना कि 9th में रखता है, क्योंकि इन फॉर्मूलाज के हिसाब से ही आप आगे के सम्स को जो है वो फॉरवर्डेड करने वाले हो, प्रोसीड करने वाले हो। तो हम आगे देखते हैं वेरिएबल और नॉन वेरिएबल को लेकर। वेरिएबल को हम चर राशियां कहते हैं और नॉन वेरिएबल को हम अचर राशियां कहते हैं। चर राशियां कहने का मतलब जिनके मान वेरी करते हैं, जिनकी वैल्यूज वेरी करती है। और वेरिएबल के अंतर्गत आने वाले वो सारे के सारे अल्फाबेटिकल लेटर होते हैं। जैसे कि आप किसी भी तरह के प्रश्न में मानते हो कि माना कि वह संख्या x है, तो माना कि वह संख्या अगर x है तो किसी भी चीज के लिए अगर हम मानक रूप x y z या a b c कुछ भी ले रहे हैं या फिर क ख ग घ ही क्यों न ले रहे हैं, तो ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, वेरी करती हैं, यानी हर एक सवाल के हिसाब से इनका मान बदलता रहता है। वहीं पे अचर राशियों में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरल वैल्यूज आती हैं, यानी कि संख्याओं के आधार पर राशियां आती हैं, जैसे 2 4 1 5 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये संख्याएं पूर्ण संख्या भी हो सकती हैं, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य अभाज्य, किसी भी तरह की संख्या हो सकती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहाँ पर वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये है कि इनके मान यानी चर के मान, वेरिएबल्स के मान वेरी करते हैं और नॉन वेरिएबल्स के मान वेरी नहीं करते हैं। अगर किसी भी एक क्वेश्चन में दो दे रखा है तो 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी, वो -2 नहीं बनेगी, या 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी, वो 5 नहीं हो जाएगी। तो ये वेरी नहीं करता और इसी के बेस पर जो है वो हमें यहाँ पर सवालों को हल करना है। साथ ही मैं कुछ चीजें और भी बता के चल रही हूँ। अगर हमारा कोई भी इक्वेशन सिर्फ एक पद में लिखा हुआ है तो उसे हम मोनोनॉमिनल कहते हैं। जैसे कि अगर मान लिया x लिखा हुआ है या 2x लिखा है या किसी भी तरह की कोई संख्या लिखी है तो ये एक पद में लिखा है, इसे एक पद ही कहेंगे। अगर कोई संख्या 2x प्लस y लिख दिया गया, यहाँ पे 2 पद हो गए तो ये द्विपद हो गया। अगर 2x प्लस 3y प्लस 4z के फॉर्म में लिख दिया गया तो ये 3 पदों में हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, त्रिपद कहेंगे। और अगर इससे ज्यादा पद में आए तो इसे बहुपद का नाम दिया जाता है। मैं थोड़ा सा हिंट देती चल रही हूँ, आगे हम इसको कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर किसी पर किसी एक का घात है, जैसे 2x है, तो इस पे मैक्सिमम जो x पावर है वो 1 की है, इसे हम कहेंगे रैखिक समीकरण। अगर मान लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस y है तो इस पे मैक्सिमम जो पावर है वो 2 की है, तो हम इसे द्विघातीय समीकरण कहेंगे। अगर 2x अपॉन 3 यानी इस पर पावर 3 का हो जाए, फिर 2x
अपॉन 2 प्लस एक्स अगर आता है तो यहाँ पे आप मैक्सिमम पावर देख रहे हो 3 का है, इसे हम जो है वो त्रिघातीय समीकरण कह सकते हैं। इसी तरीके से आप इसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रिलेटरल और क्यूबिकल इक्वेशन के नाम से जानते हो। तो हम अब बारी आती है यहाँ पे देखने की कि बीजगणितीय व्यंजकों को हल करते समय किन बारीकियों को ध्यान में रखा जाता है, हम उसकी चर्चा करेंगे। मुझे उसके पहले इसे इरेज करना पड़ेगा ताकि मैं आपको और भी चीजें बता पाऊं। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि एक पद, द्विपद और बहुपद के समीकरण किस प्रकार से लिखे जाते हैं, लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, क्वाड्रिलेटरिक और क्यूबिकल इक्वेशन कैसा होता है, यहाँ पर हम कुछ बारीकियों को समझ के चलेंगे। जब भी हम किसी व्यंजकों को आपस में गुणा करवाते हैं या जोड़ करवाते हैं, भाग करवाते हैं, तो परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। जैसे कि अगर हम दो अलग अलग वेरिएबल्स को ले रहे हैं, एक वेरिएबल हमने ए लिया और दूसरा वेरिएबल बी लिया, उनके बीच में प्लस का साइन दिया, तो इन्हें हम जोड़कर इसी प्रकार से लिखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। अगर इनके बीच में माइनस का साइन दिया जाता है तो भी हम इसे इसी प्रकार से लिखते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता, यानी नो चेंजेस व्हेन वी अप्लाइड द एप्लीकेशंस ऑफ एडिशन एंड सबट्रैक्शन, यानी कि जब हम एडिशन और सबट्रैक्शन के ऑपरेशंस को अप्लाइड करते हैं तो इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, यानी नो चेंज लिखने के फॉर्म में, नो चेंज इन रिटन फॉर्म, इन रिटन फॉर्म लिखते समय कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर आपने ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो लिखते समय हम इसे क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे। इस चीज को बारीकी से ध्यान दीजिएगा, हमने ए बी लिखा, हम बी ए नहीं लिखते। बी ए इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हम उनको अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। यहाँ पे ए पहले आता है और बी बाद में आता है तो हम हमेशा ए बी लिखेंगे, हम इसे बी ए नहीं लिखेंगे। अगर ये ऐसा लिखते तो ये गलत माना जाता है। तो ये पद्धतियां लेके चलते हैं। अब जब हम दो तरह के वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन वैल्यू क्या होती है ये आप देख के चलिए। जैसे कहने का तात्पर्य, अगर आपका ए प्लस में है उसे आपको मल्टीप्लाई करना है बी जो कि प्लस में है, ए भी प्लस में और बी भी प्लस में, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा ए बी और ये हिस्सा प्लस में होगा। अगर हमने किसी भी एक साइन को माइनस कर दिया, यानी माइनस ए मल्टीप्लाई प्लस बी, तो जो हमारा आएगा वो आपका होगा माइनस ए बी। नेक्स्ट कंडीशन, अगर हमने ए को प्लस में रखा और बी को माइनस में रखा तो भी हमारा होगा माइनस ए बी, यानी कि दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष भी अगर माइनस में आता है तो हमारा प्रोडक्ट माइनस में हो जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है, अगर हमने दोनों को ही माइनस में रख दिया, ए माइनस और बी को भी माइनस में रखा, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये भी प्लस ए बी बनेगा। दो कंडीशन देखिए, अगर दोनों संख्या प्लस में है तो भी प्रोडक्ट प्लस में आएगा, दोनों संख्या माइनस में है तो भी प्रोडक्ट हमारा प्लस में आएगा। लेकिन अगर दोनों ही पक्षों में से कोई भी एक फैक्टर अगर हमारा माइनस होता है तो वहां पर प्रोडक्ट माइनस में आ जाएगा। इसको लेकर हम कुछ व्यंजकों को हल करके देखेंगे, कुछ आइडेंटिटीज को लेकर चलने वाले हैं। जैसे कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मुलेशन करना बता रही हूँ कि फॉर्मूला बनाते कैसे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है घात का मतलब क्या होता है, यानी पावर का मतलब क्या होता है। अगर 2 पे पावर 2 रखा है इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स, यानी 2 को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना और इसका प्रोडक्ट हमारा 4 आएगा। ठीक उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, a प्लस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। पहला प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, यानी फर्स्ट मेथड बता रही हूँ आपको। फर्स्ट मेथड, पहला तरीका क्या होता है कि हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। a प्लस बी को a प्लस बी के तौर पे रखते हैं। हमने एक a प्लस बी को रखा अंदर की तरफ और पहले वाले में से a को बाहर कर लिया, फिर हमने दोनों के बीच में प्लस का साइन दिया और फिर उसी तरीके से b को बाहर रखते हुए a प्लस बी को अंदर रखते हैं। अब हम 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। a को a से गुणा किया तो a का स्क्वायर, चूंकि दोनों प्लस में है, a को b से गुणा किया तो ab, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हमने किया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, b को जब a से गुणा करते हैं तो प्लस ab, जैसा मैंने बताया अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देन b को b से गुणा करेंगे तो b का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसमें जिसमें मैक्सिमम एक्सपोनेंट है यानी मैक्सिमम पावर है उसे सेपरेट कर लेंगे, बनेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ab और ab को जोड़ेंगे, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो अगर सेम वैल्यू है, जैसे कि ab को ab से अगर जोड़ा गया
तो हम ए बी के साथ तो कुछ नहीं करेंगे, जिनके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, तो 1 + 1 = 2 हो जाएगा और ए बी हम उसके बाद में लिख देंगे। तो क्या बनेगा हमारा 2ab। और इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हम लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। क्लियर है? अब हम आगे बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की। आप लोगों ने अगर देख लिया हो तो हम आगे चलते हैं, हम दूसरे मेथड की, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है। हमारे पास a + b का मतलब है a + b का होल स्क्वायर का मतलब है a + b को हमें किससे गुणा करना है, फिर से a + b से। तो हम सिंपल जो प्रोसीजर अपनाते हैं मल्टीप्लाई करने का वो करते हैं, a + b को a + b से गुणा करते हैं। नॉर्मली गुणा में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आपको 25 को 10 से गुणा करना है, तो हम सबसे पहले संख्या के इधर से लेते हैं, राइट हैंड साइड से लेते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है कि हम लेफ्ट हैंड साइड से लेते हैं। 0 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने 0 आया। एक डिजिट हमने छोड़ दी, फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5 आया, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया। ये ऐड कर देते हैं, बन गया हमारा 250। ठीक है, सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अपनाते हैं, बस अंतर यहाँ है ये है कि हम लेफ्ट की जगह राइट की जगह लेफ्ट से चलेंगे। यानी a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, a² हो जाएगा। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, चूंकि दोनों के प्लस आगे प्लस का साइन है, तो +a × +b = ab। नेक्स्ट स्टेप में हम एक डिजिट छोड़ देते हैं, अगले डिजिट से लिखते हैं। और यहाँ पे क्या है, b को हम a से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से हमारे पास +ab आता है, और b को b से मल्टीप्लाई करते हैं तो +b² आता है। अब हम इसे स्टेप के बाद ऐड करते हैं, a का a² उतर जाएगा, प्लस ab और ab दोनों के आगे 1 है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और ab लिखेंगे। और ठीक उसी तरीके से b² को हम जस का तस उतार देते हैं। यहाँ पर भी हमारा फॉर्मुलेशन हो गया। इस तरीके से हम कई तरह के फॉर्मूले खुद से जनरेट कर सकते हैं, एज अ लाइक a - b का होल स्क्वायर, या फिर a + b और a - b का। हम इस तरीके से कई फॉर्मुलेशन अपने आप कर सकते हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। वहीं पे a + b और a - b बराबर होता है आपका a² - b²। अब इसके रिगार्डेड हम एक क्वेश्चन लगा के देखते हैं, जो टिपिकली हमेशा पूछा जाता है और आपके एक्सरसाइज से रिगार्डेड है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे कह के चल रही हूँ कि मैं प्रोसीजर बताऊंगी, मेथड बताऊंगी, राइट मेथड की किस तरीके से आप इसका प्रयोग करोगे। तो अगर आपके पास कोई भी संख्या है जो कि आपकी 104 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाकर आप इस पूरे के पूरे इक्वेशन का मान निकालोगे। तो हमें क्या करना है, 104 को हमें इसे तोड़ना है एडिशन फॉर्म में। तो हम इसे एडिशन फॉर्म में तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 100 + 4 का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे मानते हैं लेट अस क्या मानते हैं भाई, मानते हैं 100 बराबर अगर हमने a मान लिया और 4 बराबर b मान लिया, तो ये किस एक्सप्रेशन पे आ गया, ये आ गया a + b के होल स्क्वायर के एक्सप्रेशन पे। अब इसको हम आइडेंटिटीज के तौर पे रखते हैं, तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, आइडेंटिटीज a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। We put the supposing value on it. We put the supposing value in आइडेंटिटी या इक्वेशन कुछ भी लिख सकते हो, इन आइडेंटिटी, चूंकि सर्वसमीकरण है तो हम इसी को लिखेंगे आइडेंटिटीज। अब उसके बाद वी गेट जैसा है, हमें सिर्फ रिप्लेस करना है a की जगह 100 को और b की जगह 4 को। तो हमें क्या मिलता है,
100 प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर होगा आपका कितना, 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 4। अब हम 100 का अगर स्क्वायर करते तो हमें कितना मिलता है, कुछ नहीं करना, 2 शून्य की जगह 4 शून्य बना देना है, ठीक है। और इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 4 जा 16 होता है, हम यहाँ पे 16 लिखेंगे प्लस यहाँ पर जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये हो जाएगा 800, ठीक है। अब हमने सबको ऐड कर देना है, ध्यान से देखिए पीछे की जो 2 डिजिट है वो हम 10 का 10 लिखेंगे यानी 16 लिख दिया। तीसरे नंबर पे हमारा आया 8, 3 डिजिट हमने फिल कर दिया है, 16 लिखा हमने, 8 लिखा। अब हमें सीधे सीधे 10 उतारना है और ये हमारा राइट आंसर होगा क्लियर। बहुत ही इजीली तरीके से आप इसको हल कर सकते हो और इससे संबंधित और भी कई प्रश्न है जो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। ये एक्सरसाइज आप लोगों को ऑलरेडी बहुत लंबा है और बहुत ही इजीली तरीके से मैं आपको इस तरह के एक्सप्रेशंस को हल करना बताने वाली हूं। तो इस तरह के क्लासेस में बने रहिए ताकि आप इस तरह के जो डिफिकल्ट और टिपिकल क्वेश्चंस है ना, आप उनको बहुत ही आसानी से हल कर सको। चलिए अभी मैं जाने वाली नहीं हूं, लेकिन साथ में आपको एक चीज और बता देती हूँ कि अगर इससे डिफर पैटर्न में अगर आता है, प्लस और माइनस दोनों का साइन होता है और उसको अगर आपको हल करना होता है तो आप कैसे हल करोगे, या फिर अलग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप कैसे हल करोगे। एक एक्सप्रेशन मैं आपको एग्जांपल के तौर पे और देने वाली हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको याद दिला रही हूँ, अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि मैथ के ऐसे इजी तरीके मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ताकि आप बहुत ही सहजता से इन सवालों को समझ सको। मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई एक सवाल ऐसा है जिसमें आपको दे रखा है 100 प्लस 4 और 100 प्लस 5, देन इसे हम कैसे हल करेंगे। तो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक फॉर्मूला है x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस ए बी। इसके आधार पर हम इसको हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हल करने के लिए हमें करना क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हम हमेशा मान के रखते हैं, हमारे पास कोई भी वेरिएबल राशि नहीं है तो हम यहाँ पे 100 जो कि एक जैसे हैं दोनों में, तो इसको x मान लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए x दोनों में कॉमन जैसा है, फैक्टर है, तो हम इसे x को कॉमन मान लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट 100 इज इक्वल टू x, 4 इज इक्वल टू a एंड 5 इज इक्वल टू b। तो हमारा जो ये है ये इक्वेशन पे बैठ गया x प्लस a और x प्लस b। अब यहां पर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो जब हमने इन चीजों को मान लिया है तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटीज, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी मल्टीप्लाई x प्लस ए बी। अब हम क्या करेंगे, जो सपोजिंग वैल्यू है उसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वी पुट द सपोजिंग वैल्यू इन आइडेंटिटी। फिर उसके बाद बी गेट मतलब हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, हम लिखते हैं 100 प्लस 5 और 4 है पहला इक्वेशन में, तो 100 प्लस 4 और 100 प्लस 5 बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5। अब हम इनको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे फिर से एक बार आपका आ जाएगा 4 शून्य यानी कि 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना, 10,000। फिर हमने जोड़ा 4 और 5 9 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 900 और प्लस 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। फिर से वही काम करने हैं आपने, यानी लास्ट के 2 डिजिट पे आपको 20 लिखना है, तीसरे डिजिट पे 9 लिखना है और आगे के 2 शून्य
2 अंक आपको उतार देने हैं और आपका इस तरीके से आया 10,920, ये होगा आपका आंसर। क्लियर दैट? इस तरह के और भी कई क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंस रखते हैं और आपके पेपर में आने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो 100% श्योर आएंगे। मैंने आपको बताया कि मैं अपने बच्चों को जो मुझसे पढ़ते हैं उनका ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ और उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो मैंने गाइडलाइन के तौर पे दिए थे वो आए हैं। यहाँ पर मैं चाहूंगी कि आप भी वो बेनिफिट उठाओ, वो क्वेश्चंस को हैंडल करो ताकि आप बहुत ही सरलता से अपने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओ, अपने पेपर में अच्छे ग्रेड और अच्छे मार्क्स ले पाओ। तो आगे की क्लासेस में हम इससे संबंधित और भी जानकारी और इस चैप्टर को कंप्लीटली एंड करेंगे और सीखेंगे, जानेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपकी टीचर मेंटोर तारा भारती, धन्यवाद।